हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनटी नेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एनटी नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। एंड मैं यहाँ पर आपके साथ डेली डिस्कस कर रही हूँ बीएड सेकंड सेम्स के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इसको देख सकते हैं। टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डीएलएड बीएड कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे आज का जो अगला क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। आगे के क्वेश्चंस को मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए शिक्षण के सिद्धांत, ऑप्शन बी शिक्षण सूत्र, ऑप्शन सी और व दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षण को कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पर शिक्षण का सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र दोनों ही शिक्षण को नियंत्रण करते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। शिक्षण, अगला देखिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। अब टीचिंग को अफेक्टिव कौन बनाता है, ये देख लीजिए। ऑप्शन ए शिक्षक का अनुकरण, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अनुकरण मीन्स होता है कॉपी करना, यानी जो भी बात शिक्षक कह रहे हैं, अगर वो टीचर उस चीज़ को कॉपी करते हैं, और जो अभ्यास कराया जाता है उसका अभ्यास करते हैं। जो भी ज्ञान दिया जाता है बच्चों को, जो प्रीवियस ज्ञान होता है उससे कनेक्ट करके वो उस ज्ञान में और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तो ये सभी ही शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, छात्र अधिक सीखते हैं किससे? दंड की अपेक्षा प्रशंसा से, बी बाह्य की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा से, सी श्रव्य की अपेक्षा दृश्य शिक्षण सामग्री से, डी उपयुक्त सभी। देखिए, ये बात सत्य है कि जो बीएड है, बीएड में ये कहा जाता है कि आप अगर स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं तो उसे पनिशमेंट ना देकर जितना ज़्यादा हो सके उसकी प्रशंसा करके आप उसको सीखने योग्य बना सकते हैं, ठीक है। अधिक सीखता है वो, और अगर आप उस पर ज़्यादा पनिशमेंट करते हैं तो वो उतना नहीं करता है। उसको पता है कि इसके लिए उसको सिर्फ पनिशमेंट मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। बट आप अच्छा करने के लिए उनसे और अच्छा करा सकते हैं, अधिक उनकी अपेक्षा प्रशंसा करके। अगला है बाह्य की अपेक्षा आंतरिक। देखो, मोटिवेशन की उन्हें बहुत ज़रूरत होती है। एक मोटिवेशन ही ऐसी चीज़ है जिससे स्टूडेंट सीखने के तत्पर रहता है। तो बाहर से ज़्यादा आंतरिक मोटिवेशन उनके लिए काम करता है। और श्रव्य की अपेक्षा, देखिए श्रव्य वो सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो जब हम शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम इस तरह की प्रेजेंटेशन, अपना जो स्टडी मटेरियल इस प्रकार का बनाते हैं कि बच्चा उन्हें देखकर भी सीखे। और तो इसी प्रकार से जो छात्र अधिक सीखते हैं वो इन सभी से ही रिलेट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला देखिए, छात्र सही अनुक्रिया से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही अनुक्रिया से क्या प्राप्त करते हैं? वो सभी करते हैं। उनका पुनर्बलन होता है, प्रतिपुष्टि होती है, अभिप्रेरण होता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन ए अनुकूलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी सक्रियता का सिद्धांत, ऑप्शन सी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो आपके क्वेश्चन पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें आप एमसीक्यू टिक करते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उपयुक्त सभी वाले सही होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ दें उनको तो आप उन्हें अलग कर पाते हैं कि हाँ, यहाँ पर उपयुक्त सही गलत होगा, ठीक है। तो इस वाले में जो राइट आंसर होगा, सामान्य सिद्धांत, अनुकूलता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत और निश्चित उद्देश्य, ये सभी ही होंगे। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बनाने हैं कि अभ्यास का सिद्धांत, अगर बच्चा अभ्यास करता है तो वह
यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत अभ्यास का सिद्धांत दिया गया है, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है शिक्षण सूत्र, मैक्सिम ऑफ टीचिंग निम्नलिखित में से कौन सा है? मैक्सिम ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र। देखिए शिक्षण सूत्र में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर लेकर जाते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं है, नहीं को बहुत ध्यान से आप देखेंगे क्या नहीं है। तो यहाँ पर पूर्ण से अंश, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अभिवृत्ति एवं अभ्यास, मूर्त से अमूर्त, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, वो है अभिवृत्ति से अभ्यास, अभिवृत्ति एवं अभ्यास। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से सही शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र की बात करें तो यहाँ पर अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र है, ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र है। अगला देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है। जो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है वो किसकी देन है? ये मनोविज्ञान की देन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है तत्परता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तत्परता का सिद्धांत, आपके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है, थॉर्नडाइक, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए प्रयोजनक परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से संप्रदा उत्तम होता है, ये बात किसने बोली है? प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से संप्रदा उत्तम होता है, ठीक है। तो प्लानिंग से किए गए जो उद्देश्य शिक्षण होते हैं वो आकस्मिक शिक्षण से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये बात बोलिए वुडवर्थ ने, ठीक है। शिक्षण अधिगम को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। तो टीचिंग, इसमें अधिगम को कौन से घटक प्रभावित करते हैं? शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण सूत्र और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभी होंगे वो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए आगमन से निगम की ओर, तो यहाँ देखेंगे आगमन यानी इंडक्टिव से डिडक्टिव की ओर है, क्या है ये? शिक्षण सूत्र है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी। शिक्षण सूत्र क्या है? आगमन से निगमन की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किसने कहा है कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है? ये किसने बोला है कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए है विलियम एच बर्टन, विलियम एच बर्टन, और दूसरा एन एल गेज। ये दोनों ने ही बात बोली है कि कोई भी जो अधिगम होता है वो सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। अगला है शिक्षण में अधिक सफल हुए हैं। शिक्षण में अधिक सफल हुए हैं अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, लर्निंग के जो ऑब्जेक्ट हैं वो अधिक सफल होते हैं। अगला है गैने की पुस्तक का नाम। गैने की पुस्तक का नाम बताना है। कंडीशन ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ मोशन, इनमें से कोई नहीं। तो गैने की जो पुस्तक है वो है आपकी कंडीशन ऑफ लर्निंग, ठीक है। और इस पुस्तक के अंतर्गत कंडीशन ऑफ लर्निंग में जो 8 कंडीशन है उनके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है।
8 कंडीशन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम परिस्थितियों में कितनी अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो हमने अभी पढ़ा था कि कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 कंडीशन का डिस्कशन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से I.K. डेविस ने कितनी परिस्थितियों के महत्व दिए हैं। शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से I.K. डेविस, तो I.K. डेविस ने कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, और गैने ने कितने दिए हैं, 8 दिए हैं। शिक्षण, अगला प्रश्न है शिक्षण क्रियाओं में मुख्य लक्षण होता है। शिक्षण क्रियाओं में मुख्य लक्षण होता है अधिगम परिस्थितियों का उत्तम करना। ठीक है, मुख्य लक्ष्य क्या होता है उनका, शिक्षण क्रियाओं का। देखिए टीचिंग है, और टीचिंग का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, मेन एम जो होता है वो ये होता है कि जो भी लर्निंग कंडीशन है उनको उत्तम बनाना, उनको अच्छे से करना। अगला है अधिगम के रूप माने जाते हैं। अधिगम यानी लर्निंग के रूप माने जाते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और उपयुक्त सभी। तो ये सभी ही टीचिंग के रूप हैं। ऑल ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। देखिए ज्ञानात्मक के अंतर्गत क्या होता है, उसमें ज्ञान होता है, ज्ञान की, करने की, अनुभूति की, उपयुक्त सभी। ज्ञानात्मक क्रिया होती हैं ज्ञान की, करने की और अनुभूति की। ठीक है, ज्ञान करके उन्हें अनुभूत किया जाएगा ना, ऑल ऑफ द एबव। गैने ने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन कब किया था। अब देखिए पहले तो पूछा गया था गैने ने किस पुस्तक को लिखा, तो गैने की पुस्तक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम परिस्थितियों का वर्णन। और उसमें कितनी परिस्थितियों का वर्णन किया गया था, 8 परिस्थितियों का वर्णन किया गया था। और अब पूछे हैं कि कब किया था, तो 1965 जब UGC बना था तब उन्होंने इसका वर्णन किया था इस तरीके से। मतलब 1965 में UGC भी बना था, तो UGC के उसे याद कर सकते हैं 1965। अगला है गैने ने कहा कि छात्र की अनुक्रिया का संबंध से होना चाहिए। गैने ने कहा कि छात्र की अनुक्रिया का संबंध से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम सामग्री, प्रविधि, अधिगम उद्देश्य, अधिगम कार्यक्रम। तो गैने ने कहा कि छात्र के अनुक्रिया का संबंध अधिगम उद्देश्य से होना चाहिए। उनका टीचिंग जो है, जो प्रोसेस है, वो लर्निंग उद्देश्य होना चाहिए उनका। ठीक है, अगला है गैने की पहली अधिगम परिस्थिति जानी जाती है। तो वो जानी जाती है आपकी संकेत अधिगम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गैने की संकेत अधिगम परिस्थिति से मेल खाती है। सक्रिय अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया, अंतर्दृष्टि या आकार। तो संकेत अधिगम परिस्थितियों से मेल खाती है अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है अधिगम परिस्थितियों की अंतिम दशा है। अधिगम, अधिनियम अधिगम, ये अंतिम दशा होती है अधिनियम अधिगम। अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है। अधिनियम जो कि अंतिम दशा होती है अधिनियम अधिगम। तो इसमें पूछ रहे हैं कि अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष अधिगम, संकेत, अनुक्रिया उद्दीपन और उपयुक्त सभी। तो इन सभी का ज्ञान होना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट में अगला देखिए, प्रत्यय अधिगम शिक्षण की किस स्तर से संबंधित है। प्रत्यय अधिगम शिक्षण की
किस स्तर से संबंधित है? तो वो है आपका चिंतन अधिगम से। प्रत्यय अधिगम आपका होता है चिंतन से। अगला देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन में ज्ञानी की कौन सी परिस्थिति जुड़ी हुई है? अभिक्रमित अनुदेशन में तो ये जुड़ी हुई है अनुक्रिय उद्दीपन, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, ज्ञानी ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया है? ज्ञानी ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया है? यहाँ पर दे रखा है शाब्दिक श्रृंखला का, अशाब्दिक श्रृंखला का। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों का ही इस्तेमाल किया है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, ज्ञानी के अनुसार अधिगम की 5वीं परिस्थिति है। देखिए, ज्ञानी ने कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक लिखी थी और 8 बुक्स लिखी थी, 8 उसमें परिस्थितियाँ लिखी थी। तो इसमें 5वीं परिस्थिति कौन सी है? तो ये है विभेदीकरण। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ज्ञानी के अनुसार अधिगम की ऊंची अवस्था है। सबसे ऊंची अवस्था मानी गई है समस्या का समाधान, ज्ञानी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? कार्य विश्लेषण आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अधिगम का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर जाना, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। तो यहाँ ज्ञानी के अकॉर्डिंग अधिगम का सूत्र नहीं है। लर्निंग का देखिए, पहले सरल आपको आना चाहिए तभी कठिन आएगा। जब आपको छोटा ही नहीं पता तो आप बड़ा किस प्रकार से कर पाएंगे? तो सरल से कठिन की ओर जाना ये सही है। विशिष्ट से सामान्य ये गलत होगा, क्योंकि पहले आपको विशिष्ट नहीं पता होगा, पहले आपको सामान्य पता होगा। सामान्य जानकारी होगी तभी तो आप विशिष्ट की ओर जाएंगे, तो ये वाला गलत होगा। मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे, ये करेक्ट है, और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएंगे, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा नहीं है अधिगम का सूत्र, वो है बी। अगला देखिए, कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ संश्लेषण की क्रिया भी सम्मिलित रहती है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अब लर्निंग को क्या इफेक्ट करता है? परिपक्वता करती है मैच्योरिटी, प्रेरणा करती है मोटिवेशन, बुद्धि करती है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, लर्निंग को ये सभी चीज़ बहुत इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सीखने की प्रभावशाली विधि मानी जाती है? अब सीखने के लिए कौन सी प्रभावशाली विधि है? देखिए, कहानी विधि, कहानी सुनकर आप अच्छा सीख सकते हैं, वाद विवाद करके आप अच्छा सीख सकते हैं, अभिनय यानी एक्ट करके आप अच्छा सीख सकते हैं, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सारी ही विधियाँ जो हैं प्रभावशाली हैं, और यही टीचिंग में कराया जाता है ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। ठीक है, इन चीज़ों में भी वो अच्छा करे। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला शारीरिक क्रियात्मक कारक है। अब लर्निंग को क्या इफेक्ट करता है? ये है आपका ज्ञानेंद्रियाँ, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, आयु। तो अधिगम को शारीरिक क्रियात्मक ये सभी प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक नहीं हैं। देखिए, बुद्धि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रिय, ऑप्शन सी रुचि व रुझान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, तो वो आपकी ज्ञानेंद्रिय नहीं है, क्योंकि ये क्रियात्मक में आता है, सॉरी शारीरिक में आता है। यहाँ हमने अभी देखा, हाँ ज्ञानेंद्रियाँ, तो यहाँ पर आपका ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, क्योंकि ये नहीं आएगी।
बाकी बुद्धि, रुचि व रुझान और इच्छा ये सभी आपकी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह की और वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।